रॉ आईक्यू में स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण पॉलिटी तथ्यों का क्विक रिवीजन करेंगे। द डीप डाइव के इस विशेष एपिसोड में हमारे पास वाजीराम एंड रवि की रिकॉल शीट PT01 के शानदार नोट्स हैं। और चूंकि ये सामग्री परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को एक रिवीजन ऑडियो लेक्चर का रूप दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को एक के बाद एक पढ़ना नहीं है, बल्कि हम उन ऐतिहासिक और वैधानिक कड़ियों को जोड़ेंगे जो इन तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाती हैं। सही कहा। इस तरह के विश्लेषण का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रटने की जो प्रवृत्ति होती है उससे हम बाहर निकल पाते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम किसी अधिनियम या प्रावधान के पीछे का क्यों समझ लेते हैं ना, तो कथन आधारित जो जटिल सवाल होते हैं उनमें उलझने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आज हम उन्हीं वैचारिक स्पष्टताओं पर फोकस करेंगे जो अक्सर परीक्षार्थियों के लिए भ्रम पैदा करती हैं। तो शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ब्रिटिशकालीन अधिनियमों से। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट इस कड़ी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लिए एहसास हो गया था कि भारतीयों को शामिल किए बिना प्रशासन चलाना मुश्किल है। इसलिए 1861 के अधिनियम के जरिए पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को नामित किया गया और इसी से पोर्टफोलियो प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। और ये पोर्टफोलियो प्रणाली समझना बहुत जरूरी है। लॉर्ड कैनिंग ने इसके तहत हर सदस्य को एक विशिष्ट विभाग सौंप दिया था। मतलब ये आज की कैबिनेट प्रणाली की नींव थी। बिल्कुल। इसके बाद 1892 में गैर अधिकारियों के नामांकन का दायरा बढ़ाया गया और अगर हम थोड़ा पीछे 1853 के चार्टर एक्ट को देखें तो वहां पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। हाँ, प्रतिनिधित्व का ये क्रमिक विकास असल में सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक रणनीति थी। और जब हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम तक पहुंचते हैं तो ये एक बड़े सुधार का रूप ले लेता है। 1919 का अधिनियम, जिसने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी 2 सदनों वाली विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। लेकिन इसका सबसे चर्चित पहलू था प्रांतों में लागू किया गया द्वैध शासन, जिसे हम डायरकी कहते हैं। ये द्वैध शासन अक्सर कैंडिडेट्स को भ्रमित करता है। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। बिल्कुल। आरक्षित विषय जैसे वित्त और पुलिस गवर्नर के पास रहे और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। क्या इसे याद रखने का कोई आसान तरीका या कोई मेमोरी हिंट हो सकता है? इसे एक बहुत ही सरल तरीके से याद रखा जा सकता है। 1919 में 19 का अंक 2 बार आता है, जिसका मतलब है डबल, और डबल से सीधा अर्थ निकलता है द्वैध शासन। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर इसी कालखंड से जोड़कर देखा जाता है वो है बजट प्रणाली। हाँ, कई बार लगता है कि बजट पेश करने की शुरुआत भी इन्हीं सुधारों के साथ हुई होगी। लेकिन असल में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत बहुत पहले 1860 में ही हो गई थी। और परीक्षा में ऐसे तथ्य अक्सर फंसाने के लिए दिए जाते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। और अब अगर हम 1935 के अधिनियम पर विचार करें तो ये हमारे वर्तमान संविधान का एक बहुत बड़ा आधार है। बिल्कुल। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद संघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना इसी अधिनियम की देन है। और एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार आधिकारिक इस्तेमाल इसी 1935 के अधिनियम में किया गया था। हाँ, ये अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में आ जाता है। 1935 के अधिनियम का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए निर्देश थे। हाँ, एग्जैक्टली। और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हिस्सा संविधान सभा के निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली से जुड़ा है। यह एक बहुत ही रोचक यात्रा है। एक स्वतंत्र संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ। यह समझना दिलचस्प है कि इस सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, क्योंकि
ये प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु है। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए परोक्ष रूप से चुने गए थे। और जो देसी रियासतें थीं, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को सीधे नामित किया था। इस सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। अगर हम भौगोलिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में सबसे ज्यादा सीटें संयुक्त प्रांत से आई थीं। और रियासतों में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मैसूर का था। संविधान सभा से जुड़े कुछ और ऐतिहासिक विवरण काफी चौंकाने वाले हैं। बीएन राव इस सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बिल्कुल, जिन्होंने बहुत सी कानूनी पेचीदगियों को सुलझाया। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास ये दिखता है कि जिस मसौदा समिति ने पूरे संविधान को आकार दिया, उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं थी। ये तब और हैरान करता है जब हम देखते हैं कि आजादी से पहले महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जा चुकी थी। हाँ, हालांकि जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी तो राजकुमारी अमृत कौर उसमें शामिल होने वाली पहली और एकमात्र महिला बनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की भूमिका में आया बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आजादी मिलने के बाद इसी सभा ने एक दोहरी भूमिका निभाई। मतलब जब ये संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब ये अंतरिम संसद के रूप में कानून बनाने के लिए बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और इसी सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की और 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक विशेष बात है। इसे आजादी मिलने से कुछ सप्ताह पहले 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। संविधान निर्माण के दौरान विभिन्न समितियों की भूमिका भी अहम रही। इसमें संघ शक्ति समिति और राज्य समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जबकि मौलिक अधिकार सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में काम कर रही थी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संप्रभुता का पूर्ण हस्तांतरण हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने ही पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई। आगे बढ़ने से पहले अब तक के तथ्यों का एक छोटा और तेज रिकैप दे देते हैं। बिल्कुल, हमने 1861 से लेकर 1935 तक के अधिनियमों को देखा, 1919 का द्वैध शासन और 1935 का अखिल भारतीय संघ इसके प्रमुख पड़ाव रहे। और हमने एमएन रॉय के विचार से लेकर कैबिनेट मिशन तक संविधान सभा के गठन की यात्रा को समझा। साथ ही परोक्ष चुनाव प्रणाली और स्वतंत्रता के बाद अंतरिम संसद के रूप में सभा के काम को भी स्पष्ट किया। तो अब संविधान के दर्शन और उसकी आत्मा यानी प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से होती है। इन शब्दों का सीधा अर्थ ये है कि संविधान की असली शक्ति किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि देश की जनता से आती है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पेश किया था। कानूनी दृष्टि से प्रस्तावना की स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। प्रस्तावना एक मार्गदर्शक दृष्टि है, लेकिन इसे अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि यह न्यायोचित या जस्टिशिएबल नहीं है। सही कहा। इसके अलावा एक और तथ्य जो अक्सर पूछा जाता है वो यह है कि प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों को न तो बढ़ाती है और न ही रोकती है। इसमें जो संप्रभु शब्द है उसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और बंधुत्व और समानता का मतलब देश के सभी नागरिकों के बीच भाईचारा और समान दर्जा सुनिश्चित करना है। प्रस्तावना में संशोधनों की बात करें तो 1976 में हुए 42वां संशोधन ने इसमें 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा पश्चिमी देशों से काफी अलग है। भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है, लेकिन हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। न्याय की अवधारणा भी प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक न्याय भेदभाव मिटाने के लिए है, राजनीतिक न्याय समान पहुंच के लिए और आर्थिक न्याय असमानता को कम करने के लिए। इन सब के ऊपर एक सिद्धांत है, संविधानवाद। इसका मतलब मनमानी रोकने के लिए कानून द्वारा सरकार की शक्ति को सीमित करना है। और इसके साथ ही संवैधानिक मौन की अवधारणा भी जुड़ी है।
जो हमारी न्यायपालिका को समय के अनुसार संविधान की नई व्याख्या करने की जगह देती है। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु शासन प्रणाली और वे विशेषताएं जो हमने उधार ली हैं। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन अपनाया, कनाडा के मॉडल से अविशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअल पावर्स ली गईं, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता, और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। संसदीय सरकार की विशेषताओं पर गौर करें तो इसमें मंत्री, कार्यकारिणी और विधायिका दोनों का हिस्सा होते हैं। हाँ, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है और सरकार को सत्ता में रहने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है। और इस प्रणाली में चेक और बैलेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। न्यायिक समीक्षा, जजों की नियुक्ति या उन्हें हटाना और कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही। एकात्मक बनाम संघीय स्वरूप पर भी हमेशा सवाल बनते हैं। एकात्मक विशेषताओं में एकल संविधान, एकल नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं। दूसरी ओर द्विसदनीयता, शक्तियों का विभाजन और एक लिखित संविधान का होना हमारी संघीय विशेषताओं को दिखाते हैं। इस खंड के अंत में एक त्वरित रिकैप करते हैं। हमने प्रस्तावना की गैर न्याय प्रकृति और जनता की संप्रभुता को समझा। 42वें संशोधन के नए शब्दों और संविधानवाद के तहत सरकार की सीमित शक्तियों का विश्लेषण किया। साथ ही दुनिया भर से लिए गए प्रावधानों और संसदीय व्यवस्था के संतुलन को भी देखा। अब बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और अनुसूचियों की। संविधान के अनुच्छेद 1 में Polity Podcast. भारत Today को we're राज्यों का analyzing संघ कहा federalism. गया है। Great. Let's start with the ये division of अविनाशी powers. है The और Union and राज्यों Polity को अलग Podcast. होने का Let's कोई analyze the अधिकार UPSC नहीं है। trends. Yes, the इसी के focus is तहत on governance and संसद amendments. नए Exactly, राज्य and बना landmark सकती Polity है Podcast. या Today we're सीमाएं analyzing बदल federalism. सकती है। Great. Let's start और with the ध्यान division देने of वाली powers. बात The ये है Union and कि ये Polity Podcast. संवैधानिक Today we're संशोधन analyzing नहीं माना federalism. Great. जाता। Let's start with लेकिन the अगर division of विदेशी powers. राज्य The को कोई Union क्षेत्र and सौंपना State. Let's हो, break down the तो उसके UPSC लिए prelims अनुच्छेद paper. 368 Yes, the history के section was तहत particularly challenging संशोधन this की time. आवश्यकता More होगी। focus on राज्यों Polity और Podcast. Let's analyze the केंद्र UPSC शासित trends. प्रदेशों का Yes, the क्रम focus is on देखें governance तो and amendments. 1956 Exactly, and में landmark दिल्ली Polity Podcast. और Let's analyze the UPSC लक्षद्वीप, trends. जिसे Yes, the पहले focus is on लक्काद्वीप governance and कहा जाता amendments. था, वे Exactly, यूटी and में landmark बन Polity ब्रिटिश Podcast. शासन के Today जो we're मुख्य आयुक्त analyzing प्रांत थे, federalism. वे Great. बाद Let's में start with यूटी the बन division गए। of और powers. नए The राज्यों Union का and क्रम State. Let's अक्सर break down the पूछ लिया UPSC जाता है। prelims paper. Yes, the छत्तीसगढ़, history section was particularly उत्तराखंड और challenging this time. झारखंड More focus on ये Polity तीनों नवंबर Podcast. Today 2000 we're में बने। analyzing और उसके बाद federalism. Great. Let's 2014 में start with the तेलंगाना division of बना। powers. The नागरिकता Union के and नियमों State की list. बात करें तो जन्म से नागरिकता 1950 से Polity Podcast. 1987 के Let's analyze बीच the भारत UPSC में trends. जन्मे Yes, the लोगों focus is on या जिनके governance and माता-पिता amendments. Exactly, भारतीय and हो landmark judgments. उन्हें मिलती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, विदेशी राजनयिकों के बच्चों को ये छूट नहीं मिलती। संविधान लागू होने पर 5 साल के अधिवास या पाकिस्तान से आए भारतीय मूल के प्रवासियों को भी नागरिकता मिली थी। अनुसूचियों और भागों से भी सीधे सवाल आते हैं। 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए लाई गई थी। लेकिन अब ये पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है ना? बिल्कुल। 1973 के बाद डाले गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है अगर वे मूल संरचना का उल्लंघन करें। समवर्ती सूची के विषय देखें तो आपराधिक कानून, दिवालियापन, आर्थिक और सामाजिक योजना और बिजली इसमें शामिल है। लेकिन गैस, शराब और जनगणना इसमें नहीं है। ये अक्सर फंसाने वाले विकल्प होते हैं। भागों की बात करें तो भाग 10 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, भाग 12 वित्त और संपत्ति से, और भाग 22 जिसमें अनुच्छेद 394A शामिल है, वो संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में है। परीक्षा के लिए इसे याद रखें। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर हैं, जैसे संशोधन प्रक्रिया और अलग निर्वाचक मंडल। अलग निर्वाचक मंडल का इतिहास देखें तो मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियंस, दलित वर्गों और भारतीय ईसाइयों को अलग-अलग समय पर यह अधिकार दिया गया था। संशोधन प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है, उसके तहत संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ट्रिकी पार्ट यह है कि असहमति पर कोई संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। और 7वीं अनुसूची या अनुच्छेद 368 में बदलाव के लिए आधे राज्यों की सहमति चाहिए। लेकिन मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता से जुड़ा एक नियम भी है जो अमेरिका के संविधान के साथ थोड़ा भ्रम पैदा करता है। हाँ, भारत में केवल जन्म या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ जन्म से। और OCI कार्ड धारक भारत में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सारे तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक साथ समझने से परीक्षा में बहुत मदद मिलती है। ये उच्च उपज वाले प्रीलिम्स तथ्य हैं। परीक्षा से पहले इन्हें कई बार रिवाइज करें।
और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार श्रोताओं के लिए हमने संवैधानिक मौन की बात की थी। सोचिए, जैसे जैसे तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहे हैं, हमारे संविधान की वे कौन सी चुप्पियां या मौन हैं जो आने वाले समय में निजता और मौलिक अधिकारों की नई व्याख्याओं को जन्म देंगी? क्या हमारा वर्तमान ढांचा भविष्य के इन अज्ञात सवालों के लिए तैयार है? ये सच में एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न है। इसी खोजपूर्ण रवैये के साथ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। द डीप डाइव के आज के इस विशेष रिवीजन सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस गहरे विश्लेषण में सभी का स्वागत है। ये डीप डाइव उन सभी के लिए बहुत खास है जो ज्ञान को बहुत तेजी से और गहराई से समझना चाहते हैं। वेलकम टू रॉ IQ। टुडे we will quickly revise important polity facts for UPSC prelims. जी बिल्कुल। और इस चर्चा का जो हमारा आधार है वो है वाजीराम एंड रवि का प्रीलिम्स कैंप 2026 रिकॉल शीट PT05। हाँ, और हमारा मिशन बहुत क्लियर है। इस 50 पॉइंट के जो ये डॉक्यूमेंट है ना, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को डिकोड करना है ताकि एक बेहतरीन ऑडियो लेक्चर बन सके और रिवीजन एकदम आसान हो जाए। एग्जैक्टली। एक टीचर के नजरिए से मैं यही कोशिश करूंगी कि सारे फैक्ट्स स्पष्ट हों, थोड़े धीमे पेस पर हों, ताकि कैंडिडेट्स को इन्हें याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बात करते हैं। न्यायपालिका का शिखर। हाँ, शीर्ष न्यायपालिका। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 142 यानी आर्टिकल 142 का जिक्र आता है। ये सुप्रीम कोर्ट को ना पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने की एक बहुत व्यापक शक्ति देता है। बिल्कुल, ताकि किसी भी पेंडिंग केस में ना न्याय अधूरा ना रह जाए। सही कहा। लेकिन सिविल सेवा परीक्षाओं में अक्सर लोग इस सवाल में उलझ जाते हैं कि क्या इस असीमित लगने वाली शक्ति पर, मतलब क्या संसद का कोई कंट्रोल है इस पर? यही वो पॉइंट है जहां एग्जाम में अक्सर कैंडिडेट्स को फंसाया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 142 निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण शक्ति देता है। लेकिन अधिकार क्षेत्र की बात करें तो जब हम अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन को बदलने की बात करते हैं तो हमें अनुच्छेद 138 का विश्लेषण करना होता है। अनुच्छेद 138 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तार कर सकती है। अच्छा, मतलब संसद शक्तियां बढ़ा सकती है। जी, संसद के पास शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की सीमाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं ना। हाँ। पहला, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के सीधे विवाद। और तीसरा है भारत सरकार और 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद। बिल्कुल सही। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर तरह का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये क्लैरिटी बहुत काम की है। अब इसी कड़ी में जजों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स में बहुत बार आते हैं। जी। जैसे राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों की नियुक्ति करते हैं। हाँ। पर यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रैप है ना, वो मिनिमम एज को लेकर है। एग्जैक्टली। संविधान में किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु या मिनिमम एज निर्धारित है ही नहीं। और हम अक्सर राष्ट्रपति या राज्यपाल की न्यूनतम आयु याद कर लेते हैं और यही एग्जाम में गलती हो जाती है। बिल्कुल। एक और बहुत ही स्पेसिफिक प्रावधान है प्रतिष्ठित न्यायविद का, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। हाँ, ये वाला भी एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। हाँ, क्योंकि संविधान के अनुसार केवल सुप्रीम कोर्ट में ही किसी प्रतिष्ठित न्यायविद को राष्ट्रपति द्वारा जज नियुक्त किया जा सकता है। हाईकोर्ट में ऐसा कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है। और जब हम जजों की नियुक्ति और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो 99वां संशोधन और एनजीएससी का संदर्भ तो आता ही है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे संशोधन को रद्द कर दिया था। इसका मूल कारण क्या था? मतलब वीटो से जुड़ा कुछ था ना? जी, एनजीएससी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था जिसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को जजों की नियुक्ति में एक तरह का वीटो अधिकार मिल रहा था। अदालत ने ये माना कि कार्यपालिका को इस तरह का वीटा देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल। और ये न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का
अटूट हिस्सा है। और इसी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जजों को हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम महाभियोग कहते हैं, उसे भी बहुत मुश्किल बनाया गया है। हाँ, क्योंकि उनका कार्यकाल सुरक्षित होता है, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते। हटाने का प्रस्ताव तो किसी भी सदन में ला सकते हैं ना, लोकसभा या राज्यसभा? ला तो सकते हैं, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच है। सदन का पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो उसे शुरुआत में ही खारिज कर सकता है। बिल्कुल। और अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनती है। और इस समिति का स्ट्रक्चर याद रखना भी जरूरी है। जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यरत जज, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। और संसद सामान्य दिनों में जजों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। वो चर्चा सिर्फ तब हो सकती है जब महाभियोग प्रस्ताव सदन में आधिकारिक रूप से विचाराधीन हो। शीर्ष न्यायपालिका की इस पूरी कार्यप्रणाली को समझने के बाद नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब हम अधीनस्थ न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स के ढांचे पर आते हैं। रिकॉल शीट में ग्राम न्यायालयों का विशेष जिक्र है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इसके तहत जो न्यायाधिकारी होते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के बराबर की शक्तियां मिलती हैं, ताकि न्याय ग्रामीण स्तर तक पहुंच सके। इसकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये दीवानी और फौजदारी, मतलब सिविल और क्रिमिनल, दोनों मामले देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट है वो इनकी कार्यप्रणाली है। ये न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सख्त नियमों से बंधे नहीं होते। एविडेंस एक्ट वाले नियम। जी। तकनीकी प्रक्रियाओं के बजाय ये प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर काम करते हैं। इससे बिना लंबी उलझनों के तेजी से न्याय मिल पाता है। तेजी से न्याय की बात करें तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी FTSC का मॉडल भी अहम है। बिल्कुल। इनका मेन पर्पस बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के गंभीर मामलों का जल्दी निपटारा करना है, और इन्हें निर्भया फंड से फाइनेंस किया जाता है। लेकिन इसमें एक बारीक फैक्ट है जो ध्यान रखना चाहिए। इनका मुख्य फोकस पॉक्सो मामले तो हैं, पर क्या ये दूसरे मामले भी देख सकते हैं? जी हाँ, प्रशासनिक आवश्यकता होने पर इनके न्यायिक अधिकारियों को अन्य मामले भी सौंपे जा सकते हैं। उनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ पॉक्सो तक सीमित नहीं है। अब वैकल्पिक समाधानों में लोक अदालतें बहुत अहम है। इनका दायरा काफी दिलचस्प है। लोक अदालतें सिर्फ पेंडिंग मामले ही नहीं बल्कि प्री लिटिगेशन मामलों को भी सुलझा सकती हैं। मतलब कोर्ट जाने से पहले ही? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सीमा है। ये केवल शमनीय अपराधों या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को ही देख सकती हैं, मतलब वो मामले जिनमें कानूनन समझौता हो सकता है। गंभीर आपराधिक मामले इनके दायरे में नहीं आते। और लोक अदालतों का जो फैसला होता है? हाँ, वो फैसला या अवार्ड अंतिम होता है, विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। बाकी एक बार समझौता हो गया तो फिर से कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े। Welcome और back to परिवार Polity न्यायालयों का Podcast. क्या Today रोल है? we're फैमिली analyzing कोर्ट्स federalism. 10 Great, लाख let's start से with the अधिक division of आबादी powers. वाले The शहरों में Union and अनिवार्य Polity है। Podcast. Let's इनका analyze the पहला UPSC प्रयास trends. Yes, the फैसला focus is on सुनाना governance नहीं and होता, amendments. बल्कि Exactly, and सुलह landmark या Polity Podcast. reconciliation Today कराना we're होता है। analyzing इसके बाद federalism. Great, ट्रिब्यूनल्स का let's start विषय with the आता है। division of powers. The Union Tribunal and मूल Polity संविधान Podcast. का Today हिस्सा we're नहीं थे ना? analyzing नहीं थे। federalism. Great, let's इन्हें start with the भाग division of 14A powers. में The Union 42वें Act. Let's संवैधानिक break down the संशोधन UPSC द्वारा prelims जोड़ा गया paper. था। Yes, the एग्जाम history में section अक्सर was particularly स्टेटमेंट्स में challenging this time. 44वां More focus on संशोधन Polity लिखकर Podcast. confuse Let's किया analyze जाता the है। UPSC ये trends. 42वां Yes, the था। focus is on और एक governance and भ्रांति ये भी है amendments. Exactly, कि and landmark ट्रिब्यूनल Podcast. हाई कोर्ट Let's के analyze the विकल्प हैं। UPSC ये trends. बिल्कुल Yes, the गलत focus है। is on governance and ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट amendments. के Exactly, पूर्ण and विकल्प landmark नहीं Polity है। Podcast. उनके Today we're फैसले analyzing उच्च federalism. Great, न्यायपालिका let's की start with the division of न्यायिक powers. The समीक्षा या Union Act. जुडिशियल Let's रिव्यू break down the के अधीन UPSC होते prelims हैं। और paper. अगर Yes, CAT the history section यानी was केंद्रीय particularly प्रशासनिक challenging this न्यायाधिकरण time. की More बात focus करें। on more कैट Polity अखिल Podcast. भारतीय Today we're और analyzing केंद्रीय सेवाओं federalism. के Great, let's start कर्मचारियों with the के division मामले of powers. देखता The है, Union and लेकिन State List. सुप्रीम कोर्ट और संसद के सचिवालय के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते। Polity और Podcast. Let's प्रतिभूति analyze the अपीलीय UPSC न्यायाधिकरण trends. यानी Yes, the SAT। focus is on सैट governance and से भी amendments. अधिनियम Exactly, के and landmark तहत judgments. स्थापित एक वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं। अधीनस्थ न्यायालयों के ढांचे में जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज शब्द को लेकर भी कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक पद नहीं, पूरी कैटेगरी है। इसमें सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जैसे पद आते हैं, लेकिन ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी इसमें शामिल नहीं होते। और वकीलों की जो कैटेगरीज हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को है। कोई भी सीनियर एडवोकेट सीधे अकेले अदालत में पेश नहीं हो सकता। उन्हें अनिवार्य रूप से एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ ही पेश होना पड़ता है। एग्जैक्टली।
न्यायपालिका के इस तकनीकी हिस्से का विश्लेषण हमने पूरा कर लिया है। रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम। तो अब आगे बढ़ते हैं आपातकालीन प्रावधानों या इमरजेंसी प्रोविजंस की तरफ। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। इसकी प्रक्रिया अब बहुत सख्त है। राष्ट्रपति इसकी घोषणा तभी कर सकते हैं जब पूरी कैबिनेट लिखित रूप में सिफारिश करे। सिर्फ प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह अब काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन अनिवार्य है। अच्छा, 44वें संशोधन ने इसमें बड़े बदलाव किए थे ना? आंतरिक अशांति वाला जो शब्द था, हाँ, वो बहुत अस्पष्ट था। 44वें संशोधन ने उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन शब्द शामिल कर दिया। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़ा सवाल मौलिक अधिकारों का होता है। क्या राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले अधिकारों को छीन सकता है? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल कितना भी गंभीर हो, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 359 क्या करता है? अनुच्छेद 359 अधिकारों को निलंबित नहीं करता। वो केवल अधिकारों को लागू कराने या एनफोर्समेंट के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित करता है। पर अनुच्छेद 20 और 21 इस निलंबन से भी बाहर हैं। और विधायी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य विधायिका की शक्तियां खत्म हो गईं। वो बस संसद के अधीन या सबऑर्डिनेट हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 और 365। हाँ, इन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। संविधान के अनुसार नहीं चल रहा और 365 इसका एक तकनीकी आधार देता है। मतलब अगर राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे, जी, तब राष्ट्रपति 365 के तहत मान सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और फिर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कुशासन या करप्शन के आधार पर तो ये नहीं लग सकता ना? सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, और जब ये लगता है तो राज्य की मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है, लेकिन हाई कोर्ट की शक्तियां अप्रभावित रहती हैं। तीसरी कैटेगरी है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अगर भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तो ये लगाया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार राज्य के कर्मचारियों और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकती है। और राज्य के जो मनी बिल्स होते हैं, सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया जा सकता है। Another important point for prelims. हाँ, ये जो अगला विषय है अनुसूचियों और विशेष प्रावधानों वाला, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, विशेष रूप से 5वीं और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। इसमें राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होती हैं? राज्यपाल जनजातीय भूमि के गैर जनजातियों को हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं और साहूकारी यानी मनी लेंडिंग को सख्त रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। और 6ठी अनुसूची, ये तो कुछ खास राज्यों के लिए है। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें राज्यपाल स्वायत्त जिलों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का गठन करते हैं। और इनके लिए जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, ADC, क्या उसके सभी सदस्य चुने हुए होते हैं? नहीं, यही तो ट्रैप है। सभी सदस्य निर्वाचित नहीं होते। कुछ सदस्यों को राज्यपाल सीधे मनोनीत करते हैं और ये मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इन काउंसिल्स के पास तो काफी शक्तियां होती हैं, जैसे झूम खेती को कंट्रोल करना, भूमि आवंटन, टाउन कमेटियों का गठन, ये सब वो कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अपवाद है। क्या? आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का प्रबंधन इन काउंसिल्स के पास नहीं होता और इनके बनाए किसी भी कानून को लागू होने के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य होती है। अनुसूचियों के अलावा भाग 21 में भी कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। जी, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड जैसे राज्यों के लिए। लेकिन कैंडिडेट्स को याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु और ओडिशा के लिए इस भाग में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इनर लाइन परमिट या ILP का क्या सीन है? ILP अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में लागू है, लेकिन 6ठी अनुसूची में होने के बावजूद त्रिपुरा और मेघालय में ILP लागू नहीं है। ये अंतर वाकई में भ्रम पैदा करता है। अब हम इस डीप डाइव के आखिरी चरण में आ गए हैं, प्रमुख कानूनी सिद्धांत और प्रक्रिया। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से शुरू करते हैं। ये शब्द संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति अनुच्छेद 13, 136 और 226 से आती है।
पहले तो 9वीं अनुसूची में कानून डालकर उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचा लिया जाता था। हाँ, लेकिन आईआर कोएल्हो केस के बाद से स्पष्ट है कि 9वीं अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं, बशर्ते वे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हों। अदालत की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा भी काफी सेंसिटिव है। अदालतें तो स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो ले सकती हैं, लेकिन अगर किसी निजी नागरिक को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी हो तो उसे अटॉर्नी जनरल की सहमति लेनी होगी। एग्जैक्टली पूर्व लिखित सहमति अनिवार्य है ताकि अदालतों का समय आधारहीन मामलों में बर्बाद ना हो। अब उन 3 कानूनी सिद्धांतों या डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये निर्धारित करता है कि राज्य का कानून राज्य के बाहर तभी लागू हो सकता है जब उस कानून के उद्देश्य और उस बाहरी क्षेत्र के बीच कोई पर्याप्त वास्तविक कानूनी संबंध या नेक्सस हो। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय का सिद्धांत। ये बहुत सीधा है। पदानुक्रम में निचली अदालतें हमेशा अपने से उच्च अदालतों के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं। और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो जाता है तो वो मरता नहीं है। मतलब वो निष्क्रिय या इनऑपरेटिव हो जाता है, उस पर ग्रहण लग जाता है। बिल्कुल, एक तरह से कोमा में चला जाता है। अगर बाद में संविधान संशोधन से वो असंगतता दूर हो जाए तो ग्रहण हट जाता है और वो फिर से सक्रिय हो सकता है। सही है। अब कुछ स्पेसिफिक याचिकाओं की बात कर लेते हैं। PIL यानी जनहित याचिका। PIL कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड नागरिक दायर कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसी के अधिकारों का हनन हुआ हो। और क्यूरेटिव पिटिशन? ये अंतिम उपाय है जब रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो जाए, और इसके लिए कानून में कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। मुकदमों का बोझ कम करने के लिए प्ली बार्गेनिंग भी है। हाँ, इसमें आरोपी स्वेच्छा से अपराध मानकर कम सजा की मांग कर सकता है ताकि मामला बिना लंबी ट्रायल के सुलझ जाए। और आखिर में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS का गठन। इसका प्रोसेस क्या है? AIJS के गठन की पहल सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या इसके लिए संविधान संशोधन चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसके लिए राज्य द्वारा रैटिफाइड किसी भी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ राज्यसभा का वो संकल्प ही संसद को कानून बनाने का अधिकार दे देता है। तो मतलब आज हमने बहुत सारे की फैक्ट्स कवर कर लिए। बिल्कुल। आज हमने देखा कि न्यायपालिका की शक्तियां आपातकालीन प्रावधानों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अनुसूचियों का प्रशासन और कानूनी डॉक्ट्रिन्स, ये सब कैसे काम करते हैं। These are high yield prelims facts. Revise them multiple times before the exam. एग्जैक्टली, रिवीजन ही सबसे बड़ा टूल है। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हमने देखा कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असीमित शक्ति देता है, लेकिन वहीं अनुच्छेद 138 संसद को कोर्ट का दायरा बढ़ाने की शक्ति देता है। तो जरा सोचिए, भविष्य के किसी अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में जब न्यायपालिका और विधायिका दोनों अपनी इन शक्तियों का चरम उपयोग करें, तो शक्ति का संतुलन आखिरकार किस ओर झुकेगा? क्या कानून बनाने वाले बड़े साबित होंगे या पूर्ण न्याय करने वाले? इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव समाप्त करते हैं। सीखते रहें और रिवीजन करते रहें कि हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने आज एक बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री है। इसे रिकॉल शीट कहा गया है। ये पूरी तरह से भारतीय संविधान, उसके मौलिक अधिकारों और कुछ बहुत ही पेचीदा कानूनी प्रावधानों के तथ्यों से भरी हुई है। अक्सर लोगों को लगता है कि संविधान केवल वकीलों या जजों के लिए है, मतलब सिर्फ अदालतों में काम आता है। हाँ, एग्जैक्टली, लोगों को यही लगता है। लेकिन इस स्रोत को पढ़ने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि यह दस्तावेज सीधे तौर पर एक आम नागरिक की जिंदगी को रोज प्रभावित करता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, संविधान असल में किसी भी देश की आत्मा होती है। ये सिर्फ नियमों की कोई बोरिंग किताब नहीं है। सही कहा। ये तय करता है कि एक समाज के रूप में हम कैसे काम करते हैं, राज्य की शक्तियाँ क्या हैं और नागरिकों के अधिकार कहाँ तक सीमित हैं। Great. Let's start with the division of powers. The Union and Polity podcast. Let's analyze the UPSC trends. Yes, the focus is on governance and amendments. Exactly, and landmark to Polity podcast. Today we're analyzing federalism. Great.
Great. ये Let's एक start बहुत with the बढ़िया division of तरीका powers. रहेगा। The है ना? Union मतलब and हमारा Quality मिशन ये है podcast. कि Today सुनने we're वालों का समय analyzing बचे federalism. और Great. बिना Let's start समय with the division बर्बाद of किए powers. The एक के Union बाद and एक state. उन Let's break down the महत्वपूर्ण UPSC और prelims हैरान paper. करने Yes, वाली the history जानकारियों section को was सामने particularly लाया जाए, challenging this time. जो More अक्सर focus on modern भारी podcast. भरकम Let's कानूनी analyze the भाषा में UPSC कहीं दब trends. जाती Yes, the हैं। focus is on बिल्कुल। governance and amendments. और Exactly, and इस landmark तेज podcast. तरार Let's तरीके analyze से the बहुत UPSC सी trends. पर्दें Yes, the जल्दी focus is on खुलेंगी। governance and amendments. लेकिन Exactly, and गहराई में landmark जाने से quality पहले podcast. Today एक we're छोटी सी analyzing बात स्पष्ट federalism. Great. करना Let's बहुत start with the जरूरी है। division of हाँ, हाँ, powers. please. The Union स्रोत and state. में Let's break down the समान UPSC नागरिक prelims संहिता paper. Yes, या the history आधार section कार्ड was जैसे particularly कुछ ऐसे challenging this विषय भी time. हैं More जिनको focus on समाज quality में podcast. Today अलग-अलग we're analyzing राजनीतिक federalism. और Great. Let's start वैचारिक with the division दृष्टिकोण of powers. मौजूद हैं। The Union and state ये list. बहुत संवेदनशील विषय हैं। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी Welcome भी to Polity पक्ष, Podcast. Let's विचारधारा analyze या the UPSC राजनीतिक trends. बहस Yes, का the focus is समर्थन on करना governance and बिल्कुल नहीं है। amendments. एकदम Exactly, सही। and landmark हम judgment. यहाँ सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। हाँ, हमारी चर्चा केवल इस बात पर केंद्रित है कि स्रोत सामग्री के अनुसार संविधान और कानून निष्पक्ष रूप से क्या कहते हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी ताकि पूरा फोकस केवल तथ्यों पर रहे। तो चलिए इस दस्तावेज के पहले सबसे रोचक हिस्से से शुरू करते हैं। ठीक है, राउंड 1 शुरू करते हैं। तो ये हिस्सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच के रिश्ते पर बात करता है। स्रोत सामग्री में महात्मा गांधी के एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण का जिक्र है। गांधीवादी दृष्टिकोण। हाँ, गांधी जी का मानना था कि अधिकार कहीं बाहर से आसमान से नहीं टपकते, बल्कि वे कर्तव्यों को पूरा करने से ही मिलते हैं। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो उसके अधिकार अपने आप ही सुरक्षित हो जाते हैं। और इसे अगर आप एक बड़े सामाजिक ढांचे में रखकर देखें तो ये पूरी तरह से संतुलन की बात करता है। सही बात है, संतुलन ही सब कुछ है। देखिए, अगर हर इंसान केवल अपने अधिकारों की मांग करेगा और समाज या देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएगा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना अपना कर्तव्य मान लेता है तो समाज में हर किसी के अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसी स्रोत में एक और चीज है, नागरिकों और विदेशियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है अधिकारों के वितरण को लेकर। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है, और अनुच्छेद 19 जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये दोनों केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन दूसरी ओर जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है वो सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। इस अंतर के पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन का अधिकार एक ऐसा बुनियादी मानवाधिकार है जिसे किसी भी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मतलब इंसान होने के नाते वो अधिकार तो मिलेगा ही। बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते राज्य अपनी सीमा में मौजूद हर इंसान के जीवन की रक्षा करने के लिए बाध्य है। लेकिन जब बात राज्य के संसाधनों या सरकारी नौकरियों की आती या है, फिर वोट देने जैसे राजनीतिक अधिकारों की, हाँ, तो वे स्वाभाविक रूप से केवल उन लोगों के लिए आरक्षित होते हैं जो उस देश के स्थायी नागरिक हैं। राज्य का सबसे पहला दायित्व अपने नागरिकों के प्रति ही होता है। कर्तव्यों के बारे में स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य भी है। मैं तो पढ़कर चौंक गया था। हाँ, वो वैश्विक संदर्भ वाला तथ्य ना। हाँ, दुनिया के तमाम बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की कोई विशिष्ट सूची है ही नहीं, जैसे अमेरिका, फ्रांस या कनाडा में। ये सच में बहुत कम लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में केवल जापान और रूस के संविधान ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और मजे की बात यह है कि भारत के मूल संविधान में भी ये नहीं था। सही कहा आपने। भारत में इन मौलिक कर्तव्यों को बहुत बाद में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो फिर इनकी कानूनी अहमियत क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कर्तव्य सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब अगर कोई नागरिक अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो अदालत उसे सिर्फ इस आधार पर सजा नहीं दे सकती। तो फिर ये सिर्फ कागज पर है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये महत्वहीन है। अदालतें किसी भी नए कानून की वैधता परखने के लिए इन कर्तव्यों का सहारा लेती हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर सरकार पर्यावरण को बचाने या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए कोई सख्त कानून बनाती है तो अदालतें कह सकती हैं कि हाँ, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, इसलिए कानून सही है। बिल्कुल। अदालतें मौलिक कर्तव्यों के चश्मे से देखकर उस कानून को सही ठहराती हैं। समझ गया। चलिए, अब कर्तव्यों की बात हुई रही है तो राउंड 2 पर चलते हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर है। ये भी काफी रोचक हिस्सा है। स्रोत में राष्ट्रगान से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य है, रैपिड फायर में बताता हूँ। आमतौर पर हम जानते हैं कि राष्ट्रगान का पूरा संस्करण 52 सेकंड का होता है और इसके सम्मान में खड़ा होना एक स्थापित प्रोटोकॉल है। ये तो बेसिक नियम है। लेकिन इसमें एक अपवाद दिया गया है।
जब किसी न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के दौरान राष्ट्रगान बजता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। और ये अपवाद पूरी तरह से व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अक्सर सिनेमाघरों में इसे लेकर लोगों में बहुत असमंजस रहता है। हाँ, लोग समझ नहीं पाते कि उठें या बैठे रहें। ये अपवाद इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रगान के सम्मान और किसी फिल्म को देखने की निरंतरता के बीच एक संतुलन बना रहे। मतलब अगर फिल्म में बार बार बज रहा है तो हर बार खड़े होना सम्मान से ज्यादा एक अव्यवस्था बन सकता है। बिल्कुल। इसी तरह राष्ट्रीय ध्वज को लेकर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कुछ बहुत स्पष्ट नियम हैं। हाँ, झंडे के नियम बहुत सख्त हैं। झंडे को सलामी में झुकाना, उस पर कुछ भी लिखना या यहाँ तक कि किसी स्पीकर के डेस्क को ढकने के लिए उसका इस्तेमाल करना सीधे तौर पे अपमान माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसी राजकीय अंतिम संस्कार में इसका उपयोग शव को लपेटने के लिए बेझिझक किया जा सकता है। देखिए, यहाँ कानून झंडे के उपयोग की नियत और गरिमा को देखता है। नियत सबसे अहम है। बिल्कुल। जब किसी महान हस्ती या शहीद के राजकीय अंतिम संस्कार में तिरंगे का उपयोग उन्हें लपेटने के लिए किया जाता है तो वो राष्ट्र की ओर से उन्हें दिया गया सर्वोच्च सम्मान होता है। वो तो शोक और कृतज्ञता का प्रतीक है। हाँ, लेकिन किसी मेज को ढकना या उस पर कुछ लिखना ध्वज को एक साधारण कपड़े या सजावट की वस्तु के स्तर पर ले आता है, जो उसकी गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। सम्मान और पुरस्कारों के विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्रोत सामग्री राष्ट्रीय पुरस्कारों, विशेषकर पद्म पुरस्कारों और भारत रत्न की चयन प्रक्रिया पर कुछ अनपेक्षित जानकारियां देती है। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की प्रक्रिया वाकई दिलचस्प है। हाँ, पद्म पुरस्कारों के लिए कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन खुद कर सकता है, मतलब सेल्फ नॉमिनेशन की पूरी अनुमति है। जी हाँ, कोई भी कर सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए अयोग्य माने जाते हैं। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिक इसके अपवाद हैं। इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। और एक और बात, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं होती। ये सब नियम ऐसे क्यों बनाए गए हैं? इन नियमों को पुरस्कारों की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को बाहर रखने का मुख्य कारण ये है कि वो पहले से ही राजतंत्र का हिस्सा है, मतलब पावर में है। हाँ, और अगर उन्हें ही ये नागरिक सम्मान दिए जाने लगे तो पक्षपात या पद के दुरुपयोग के आरोप लग सकते हैं। तो फिर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छूट क्यों? क्योंकि उनके शोध और सेवा का प्रभाव सीधे मानवता और समाज के विकास पर पड़ता है, जो उनके प्रशासनिक पद से कहीं ऊपर है। और भारत रत्न के लिए कोई सिफारिश क्यों नहीं? भारत रत्न के मामले में ये सम्मान इतना बड़ा है कि इसे किसी तय कागजी प्रक्रिया या सिफारिशों के मोहताज नहीं रखा गया है। ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा का स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया है। वाह, ये बहुत स्पष्ट है। चलिए अब इस तेज तर्रार चर्चा के राउंड 3 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा कानूनी शब्दावली की ओर है। रिट्स के बारे में, राइट? हाँ, स्रोत में न्यायपालिका से जुड़े कुछ भारी भड़कम शब्द हैं जिन्हें रिट्स यानी रिट कहा जाता है। संविधान में 4 प्रमुख रिट का जिक्र है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है एक आम नागरिक के लिए भी। तो चलिए रैपिड फायर में 10-10 सेकंड में इन्हें समझते हैं। पहली रिट है मैंडेमस या परमादेश। इसका सीधा अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे। तो अदालत उसे उसका काम करने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि राज्य का कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ये रिट नागरिक को एक हथियार देती है। चलिए दूसरी रिट पर आते हैं, क्वो वारंटो, जिसका अर्थ है किस अधिकार से। हाँ, ये तब काम आती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी या सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठ गया है जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है। तो अदालत ये रिट जारी करके उसे उस पद से हटा सकती है। एकदम सही। ये तो काफी सीधा था, लेकिन स्रोत में दी गई अगली 2 रिट सर्श्योरारी यानी उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, ये दोनों ही निचली अदालतों के लिए हैं। हाँ, ये दोनों थोड़ी पेचीदा लग सकती हैं। प्रोहिबिशन तो शायद कार्रवाई को बीच में ही रोकने के लिए है। हाँ, दोनों में मुख्य अंतर क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर समय और अधिकार क्षेत्र का है। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। मतलब ये एक तरह का निवारक कदम है। हाँ, फैसला आने से पहले ही कार्रवाई को रोक देना। वहीं सर्श्योरारी तब जारी होता है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना दिया हो। अच्छा, मतलब एक गलती होने से रोकता है और दूसरा हो चुकी गलती को सुधारता है। बिल्कुल सही पकड़े आप।
एक प्रक्रिया को बीच में रोकता है तो दूसरा हो चुके फैसले को रद्द करने का काम करता है। और मजे की बात यह है कि ये सभी रेट अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं। स्रोत सामग्री इसे बहुत महत्व देती है और बताती है कि यह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और ये संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे होने से कोई मायने नहीं रखते जब तक कि उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत साधन न हो। अनुच्छेद 32 नागरिकों को वही साधन देता है। और मूल ढांचा होने का क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि देश की संसद चाह कर भी पूर्ण बहुमत होने के बावजूद संविधान में संशोधन करके नागरिकों से सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अधिकार कभी नहीं छीन सकती। ये वाकई बहुत ताकतवर अधिकार है। कानूनी बारीकियों की बात करते हुए स्रोत में 2 और शब्दों का जिक्र है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आप ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का शाब्दिक अर्थ है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब अदालत केवल ये देखेगी कि किसी को सजा देते समय कानून में लिखी प्रक्रिया का सही से पालन हुआ है या नहीं। The Union and Polity Podcast. Let's analyze the UPSC trends. Yes, the focus is on governance and amendments. Exactly, and Landmark Polity Podcast. Today we're analyzing federalism. Great, let's start with the division of powers. The Union and Polity Podcast. Today we're analyzing federalism. Great, let's start with the division of powers. The Union and state. Let's break down the UPSC prelims paper. Yes, the history section was particularly challenging this time. More focus on Polity Podcast. Let's analyze the UPSC trends. Yes, the focus is on governance and amendments. Exactly, and Landmark Polity Podcast. Let's analyze the UPSC trends. Yes, the focus is on governance and amendments. Exactly, and Landmark Polity Podcast. Today we're analyzing federalism. Great, let's start with the division of powers. The Union and state. Let's break down the UPSC prelims paper. Yes, the history section was particularly challenging this time. More focus on Polity Podcast. Today we're analyzing federalism. Great, let's start with the division of powers. The Union and state. एकदम सही। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। चलिए अब हम दस्तावेज के राउंड 4 की ओर बढ़ते हैं। Podcast. Let's analyze the UPSC trends. Yes, the focus is on governance and amendments. ये Exactly, मेरा and landmark पसंदीदा judgment. हिस्सा है। एक शब्द जो हम फिल्मों या न्यूज में बहुत सुनते हैं वो है मार्शल लॉ। लेकिन स्रोत एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखता है कि मार्शल लॉ भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं है। ये सच में बहुतों के लिए नई बात होगी। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। मार्शल लॉ को लेकर एक आम भ्रम ये भी रहता है कि इसके लगते ही सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, विशेषकर हैबिस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब किसी को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसे अदालत में पेश करने का अधिकार। हाँ, लेकिन कानूनी स्थिति ये है कि मार्शल लॉ लगने से हैबियस कॉर्पस स्वतः निलंबित नहीं होता। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसे परिभाषित नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इसका दुरुपयोग करके सामान्य नागरिक प्रशासन को आसानी से सैन्य शासन में बदला जा सके। बहुत दूर की सोच थी उनकी। एक और बड़ा बदलाव संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। शुरुआती दिनों में ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। हाँ, 1978 से पहले। स्रोत बताता है कि 44 में संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब ये अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक संवैधानिक अधिकार है। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ समझना जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लागू करने शुरू किए तो लोग कोर्ट चले आते होंगे। बिल्कुल, संपत्ति का मौलिक अधिकार होने के कारण कई बड़ी कानूनी अड़चनें आईं। लोग जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो विकास के काम रुक जाते थे। हाँ, इसलिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब अब सरकार जमीन ले सकती है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार कानून बनाकर किसी की संपत्ति ले सकती है, लेकिन वह किसी भी कार्यकारी आदेश से बिना कानून के मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर सकती। समझ गया। स्रोत सामग्री में राज्य या स्टेट शब्द की परिभाषा को लेकर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। अनुच्छेद 12 वाली परिभाषा। हाँ, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में केवल सरकार ही नहीं आती, इसमें ONGC जैसी संस्थाएं और नगरपालिकाएं भी राज्य मानी जाती हैं। लेकिन एयर इंडिया, जिसका अब निजीकरण हो चुका है, वो अब इस परिभाषा के दायरे में नहीं आती। देखिए, मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य की शक्तियों के खिलाफ नागरिकों को दिए गए संरक्षण है। तो ये तय करना जरूरी है कि राज्य है कौन। बिल्कुल। ONGC सरकार द्वारा बनाई गई और नियंत्रित संस्था है और नगरपालिकाएं तो स्थानीय सरकार का ही हिस्सा हैं। इसलिए कोई भी नागरिक उनके खिलाफ मौलिक अधिकारों के हनन का दावा कर सकता है। लेकिन एयर इंडिया के मामले में चीजें बदल गईं। हाँ,
निजीकरण के बाद अब वो सरकार के नियंत्रण से बाहर एक निजी कंपनी है, इसलिए अब वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं रही और उसके खिलाफ सीधे मौलिक अधिकारों की रिट दायर नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी के नियमों पर भी स्रोत एक बड़ा भ्रम दूर करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के बारे में हाँ, आमतौर पे हम टीवी में देखते हैं और मानते हैं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। सामान्य अपराधों में ये सच है, लेकिन निवारक निरोध के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। निवारक निरोध मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। निवारक निरोध को देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक असाधारण उपाय के रूप में संविधान में रखा गया है। तो इसमें 24 घंटे वाला नियम लागू नहीं होता? नहीं, ऐसे मामलों में 24 घंटे में रिहाई या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की कोई गारंटी नहीं होती। इससे भी आगे बढ़कर अगर मामला जनहित या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताने से भी इनकार किया जा सकता है। बाप रे, ये तो राज्य को बहुत ताकत देता है। ये एक ऐसा प्रावधान है जो राज्य को सच में बहुत अधिक शक्ति देता है और इसीलिए समय समय पर इसके दुरुपयोग को लेकर अक्सर बहस भी होती रहती है। अधिकारों और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन की बात निजता और आधार कार्ड के मामले में भी देखने को मिलती है। ये तो हाल ही के सालों का सबसे चर्चित मुद्दा रहा है। स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निजता या प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। लेकिन उसी के साथ अदालत ने आधार अधिनियम को भी पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? यहाँ अदालत ने अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन स्थापित किया है। वो कैसे? देखिए, निजता एक मौलिक अधिकार तो है, लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं होता। राज्य कुछ खास उद्देश्यों के लिए जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध की रोकथाम या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना, इन सब के लिए वो पाबंदियां लगा सकता है। हाँ, राज्य इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आधार को इसी तर्क पर वैध माना गया कि ये सरकारी सब्सिडी और योजनाओं के वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकता है, जो कि एक बहुत बड़ा सार्वजनिक हित है। चलिए अब हम इस दस्तावेज के अंतिम हिस्से या राउंड 5 में पहुंच गए हैं, जहां संविधान के मूल ढांचे और नीतियों की बात की गई है। केशवानंद भारती केस का जिक्र तो जरूर होगा इसमें। बिल्कुल, 1973 के इस केस का जिक्र इसमें प्रमुखता से है, जिसने ये तय किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब वो धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव या कानून के शासन जैसे जो एकदम बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको नहीं बदल सकती। इसी के साथ स्रोत में नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, और मौलिक अधिकारों की तुलना भी है। चंपकम दोराईराजन केस 1951 के अनुसार नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। नीति निदेशक तत्व मूल रूप से राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं कि एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। तो फिर इन्हें मौलिक अधिकारों से नीचे क्यों रखा गया? क्योंकि 1950 में नवस्वतंत्र भारत के पास असीमित संसाधन नहीं थे, इसलिए सभी आदर्शों को तुरंत लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाया जा सका। अच्छा, जैसे स्रोत में अनुच्छेद 44 का जिक्र है, जो समान नागरिक संहिता या यूसीसी की बात करता है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक नीति निर्देशक तत्व है। इसका मतलब है कि संविधान सरकार को निर्देश देता है कि वो इसे लागू करने का प्रयास करें। बिल्कुल, लेकिन कोई भी नागरिक सीधे अदालत जाकर ये मांग नहीं कर सकता कि इसे आज ही लागू किया जाए, क्योंकि ये न्याय संगत या जस्टिसेबल अधिकार नहीं है। आरक्षण की नीतियों में भी ऐसे ही बारीक नियम है। ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर स्रोत बताता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के अधिकारियों के बच्चों को इस आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। और ये भी कि कृषि से होने वाली आय को क्रीमी लेयर तय करने के लिए कुल आय में नहीं गिना जाता। क्रीमी लेयर का पूरा उद्देश्य ही ये सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में समाज के उन तबकों तक पहुंचे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब जो पहले से साधन संपन्न हैं, वो इसका फायदा न उठाएं। हाँ, अगर किसी परिवार के लोग पहले से ही ऊंचे पदों पर हैं, तो वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त माने जाते हैं। और कृषि आय को बाहर रखने का कारण भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में जो अनिश्चितता रहती है, उसको ध्यान में रखना है। और आज की रैपिड फायर चर्चा का आखिरी तथ्य शायद सबसे आधुनिक है।
नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है आज के समय में। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि ये नया कानून भारत के बाहर बैठे लोगों या कंपनियों पर भी लागू होता है, अगर वे भारत में मौजूद लोगों को वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए उनके डिजिटल डेटा का उपयोग कर रहे हैं। ये आज के डिजिटल युग की एकदम ताज़ा वास्तविकता को दर्शाता है। इंटरनेट की दुनिया में तो कोई बॉर्डर होते नहीं है। बिल्कुल। अगर सिलिकॉन वैली या यूरोप में बैठी कोई कंपनी किसी भारतीय नागरिक का डेटा प्रोसेस कर रही है, तो वो ये कहकर जवाबदेही से नहीं बच सकती कि हमारा ऑफिस तो भारत में है ही नहीं। तो ये कानून उन्हें भी पकड़ लेगा? हाँ, ये कानून सुनिश्चित करता है कि डेटा कहीं भी हो, अगर वो भारतीय नागरिकों से जुड़ा है तो उस पर भारत के प्राइवेसी कानून लागू होंगे ही होंगे। तो ये था इस रिकॉल शीट का एक तेज तर्रार लेकिन बेहद गहरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे अधिकारों और कर्तव्यों से लेकर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान, अदालती रिट और डिजिटल डेटा तक ये सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, संविधान और कानून के ये प्रावधान महज किताबें नहीं है, बल्कि ये समाज को चलाने वाले अदृश्य नियम है। बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष मेरी नज़र में यही है कि आज के इस सूचना के दौर में इन बुनियादी कानूनी अधिकारों और नियमों की सटीक जानकारी होना ही एक जागरूक समाज की सबसे बड़ी ताकत है। जानकारी ही बचाव है। एकदम। जब लोगों को पता होता है कि राज्य की सीमाएं क्या हैं और उनके खुद के अधिकार क्या हैं, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र सही मायने में काम कर पाता है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए स्रोत सामग्री के इसी आखिरी बिंदु से जुड़ा एक विचार सामने आता है जो थोड़ा भविष्य की ओर इशारा करता है। कौन सा विचार? आज ये तो स्पष्ट हो गया कि नया डेटा संरक्षण कानून भारत के बाहर बैठे उन लोगों पर भी लागू होता है जो यहाँ के नागरिकों का डेटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमने अभी चर्चा की। लेकिन जरा सोचिए, जब भविष्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे निजता का उल्लंघन करने वाली संस्थाएं किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में ना होकर सिर्फ क्लाउड में मौजूद हों। ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल है। या कोई ऐसा विकेंद्रीकृत एआई नेटवर्क हो जिसका कोई एक मालिक या सर्वर ही ना हो जिसे पकड़ा जा सके, तो क्या मौजूदा पारंपरिक संविधान और हमारी अदालतें इन अदृश्य और सीमाहीन डिजिटल सरहदों पर हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल डिजिटल संविधान की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में शायद सबसे बड़ी बहस का मुद्दा Polity बनेगा। podcast. Today we're analyzing federalism. Great. Let's start with the division of powers. The union and Polity state podcast. विचार Let's के साथ analyze the UPSC आज के trends. इस Yes, गहन the focus is on अन्वेषण को governance and यहीं amendments. विराम देते Exactly, हैं। and landmark सोचने polity के लिए podcast. बहुत कुछ Today है। we're analyzing federalism. Great. Let's start with the division of powers. The नमस्कार। union and state polity आज हम, podcast. Today we're भारतीय analyzing federalism. संविधान Great. के Let's एक start with the ऐसे division of हिस्से पर powers. The गहराई से union चर्चा and करने state. वाले Let's हैं, break down the जिसे UPSC prelims मतलब paper. आम भाषा Yes, में the हम history section polity was कहते हैं। particularly challenging हाँ, this time. More और focus on इस modern चर्चा में podcast. हमारे Let's पास analyze the 50 UPSC ऐसे trends. Yes, the महत्वपूर्ण focus is तथ्य on हैं governance and जो amendments. Exactly, सुनने में and landmark शायद polity किसी podcast. recall Let's sheet analyze जैसे the लगे। UPSC trends. Yes, the focus is on governance and असल amendments. में ये Exactly, तथ्य and landmark polity देश के podcast. शासन Today we're व्यवस्था का analyzing एक federalism. तरह से Great. Let's start with the operating division system of है। powers. देखिए, The सुनने union वालों के and लिए state. इस Let's चर्चा break down का the मकसद UPSC prelims सिर्फ इन paper. बातों Yes, को the history रटना section नहीं was है। particularly सही कहा। challenging this time. रटने More की focus बजाय on हम modern polity इसके पीछे podcast. छुपे Today we're कारणों को analyzing समझेंगे। federalism. Great. Let's start बिना with the किसी division of मुश्किल powers. शब्दावली The या union jargon and state हाँ, list. ताकि जो भी इस चर्चा को सुने उसके लिए भारत के इस पूरे स्ट्रक्चर को Welcome to देखने Polity का Podcast. नजरिया Let's analyze the थोड़ा और UPSC क्लियर trends. हो Yes, the जाए। focus is on तो, governance and amendments. चलिए Exactly, and इस landmark व्यवस्था judgment. के सबसे बड़े पद से शुरुआत करते हैं, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को ही देख लीजिए। जब हम इन नियमों को बारीकी से देखते हैं तो समझ आता है कि संविधान निर्माताओं ने हर चीज कितनी सोच समझ कर बनाई है। वाकई देखिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो ये थी कि राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ, और सिर्फ नोटा ही नहीं, इस चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं, वो भी लागू नहीं होता। ये सच में बहुत बड़ा पॉइंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू न होने का मतलब तो सीधा सा ये हुआ ना कि हर विधायक या सांसद अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट कर सकता है। बिल्कुल, वो अपने विवेक के आधार पर वोट कर सकते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहे। वो किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देश के मुखिया होते हैं। सही बात है। और नोटा ना होने की वजह भी अब थोड़ी क्लियर हो रही है। मतलब इस चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा हासिल करना पड़ता है ना? हाँ, एक तय कोटा चाहिए होता है। अगर नोटा का विकल्प होता तो उस कोटा को हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता,
किसी के लिए भी। और इस कोटा को पाने का जो तरीका है वो भी कम रोचक नहीं है। यहाँ आम चुनावों जैसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं चलता। नहीं, वहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, जहां अगर किसी को तय कोटा नहीं मिला तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर दिया जाता है। सही कहा। उसे बाहर करके उसके वोटर्स की जो सेकंड प्रेफरेंस होती है उसको बाकी बचे हुए उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी एक को स्पष्ट बहुमत न मिल जाए। ये इस बात का प्रमाण है कि देश का मुखिया किसी वीक मैंडेट से न चुना जाए। बिल्कुल। और एक बार चुने लाने के बाद उनके पास जो शक्तियां आती हैं उन्हें भी बहुत ध्यान से बैलेंस किया गया है, जैसे उनकी वीटो शक्तियां। हाँ, वीटो। राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंसिव वीटो होते हैं। पर एक ऐसी वीटो पावर है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती। क्वालिफाइड वीटो है ना? हाँ, भारत में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। अमेरिका से तुलना करें तो एक बात और समझ आती है। दोनों देशों में राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं, पर यूएस प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, उनकी शपथ की प्रक्रिया भी बाकियों से अलग है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्हें शपथ वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाते। सही बात है। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, इसलिए देश के सबसे बड़े न्यायाधीश उन्हें ये शपथ दिलाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है कानून के राज का। तो चलिए अब उस इंजन की बात करते हैं जो असल में देश चलाता है, यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ये तो संविधान का और भी दिलचस्प हिस्सा है। हैरानी की बात देखिए कि संविधान में प्रधानमंत्री चुनने की कोई निश्चित प्रक्रिया लिखी ही नहीं है। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री को अपनी नियुक्ति से पहले बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं होती। असल में तो मतलब कोई भी पहले प्रधानमंत्री बन सकता है और मेजॉरिटी बाद में दिखा सकता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण 1996 में देखा गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। अच्छा। उस वक्त उनकी पार्टी सबसे बड़ी जरूर थी, पर सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं था। अच्छा। तो उन्हें बहुमत साबित करने के लिए वक्त दिया गया था। हाँ। हालांकि वो सरकार सिर्फ 13 दिन चल सकी थी, पर यह परंपरा ब्रिटेन से आई है, ताकि देश एक दिन के लिए भी बिना सरकार के ना रहे। पहले नियुक्ति होती है, फिर शक्ति परीक्षण। समझ गया। और एक बार सरकार बन गई, फिर लागू होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सिद्धांत तो पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जान है। मतलब अगर लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। सही कहा। मंत्रिमंडल के फैसले सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, चाहे आप निजी तौर पर असहमत क्यों ना हो। बाहर आकर आपको मुस्कुराते हुए सरकार के फैसले का समर्थन करना ही पड़ता है। एक डूबे तो सब डूबे और एक तैर गया तो सब तैर गए। एक झुंड की तरह काम करते हैं ये। और इसको कैबिनेट डिक्टेटरशिप बनने से रोकने के लिए ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा हथियार रखा गया है सदन के पास। पर एक सवाल दिमाग में आता है, अगर लोकसभा भंग हो जाए या सरकार गिर जाए तो क्या होगा? नई सरकार बनने तक देश कौन चलाएगा? ऐसे समय में पुराना मंत्रिमंडल ही केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करता रहता है। अच्छा, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना अनिवार्य है। बिल्कुल। पर केयरटेकर सरकार आमतौर पर कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेती है। वो बस रोजमर्रा का प्रशासन देखते हैं ताकि काम न रुके। जिसके पास ताज़ा समर्थन नहीं है, वो देश के भविष्य के बड़े फैसले नहीं ले सकता। बहुत लॉजिकल है। वैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट को लेकर कुछ और बहुत रोचक तथ्य हैं यहाँ। जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग के हेड तो होते हैं, पर जीएसटी काउंसिल के नहीं होते। हाँ, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और इस सब में एक सबसे मजेदार बात ये लगी मुझे कि जिस कैबिनेट शब्द को हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, वो शब्द हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। ये सच में एक डीप फैक्ट है। शुरुआत में संविधान में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शब्द था। तो फिर ये कैबिनेट शब्द आया कहां से? इसे 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 352 में जोड़ा गया था। आपातकाल के वक्त जो स्थितियां बनी थी, उसके बाद ये शर्त रखी गई कि आपातकाल की घोषणा तभी होगी जब कैबिनेट लिखित रूप में राष्ट्रपति को सलाह देगा। एक बहुत ही जरूरी सेफगार्ड। चलिए अब थोड़ा केंद्र से निकलकर राज्यों की तरफ चलते हैं। गवर्नर का पद, इसको लेकर लोगों के मन में अक्सर एक सवाल होता है कि गवर्नर का चुनाव क्यों नहीं होता? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस मुद्दे पर बेहद लंबी बहस हुई थी। अगर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों चुने हुए होते
तो दोनों के पास जनता का मैंडेट होता। ओह, तब तो ताकत के दो अलग-अलग केंद्र बन जाते। लगातार टकराव होता कि असली नेता कौन है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि आजादी के तुरंत बाद केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत कड़ी चाहिए थी देश की एकता बनाए रखने के लिए। अगर गवर्नर चुने जाते तो राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण खत्म हो जाता। सही कहा, जो उस वक्त खतरनाक हो सकता था। इसलिए नियुक्ति का रास्ता चुना गया। पर ताकत के मामले में, खासतौर पर क्षमादान या पार्डनिंग पावर में, गवर्नर और राष्ट्रपति के बीच बड़ा अंतर है। हाँ, दोनों सजा कम कर सकते हैं, पर मौत की सजा और कोर्ट मार्शल को माफ करने का आखिरी अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। गवर्नर मौत की सजा को उम्र कैद में बदल तो सकते हैं, पर पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि मौत की सजा देश का सबसे कठोर दंड है, तो इसका आखिरी फैसला राष्ट्राध्यक्ष ही कर सकते हैं। सही पकड़ा। पर गवर्नर के पास कुछ विशेष डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, जैसे वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक कैच है। अगर उन्होंने कोई मनी बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया, तो राष्ट्रपति उसे वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते राज्य को। अटका दिया गया तो राज्य का कामकाज रुक सकता है। आर्थिक मामलों में तुरंत फैसला जरूरी है। राज्यों से आगे बढ़ें तो यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज की बात आती है। उनकी व्यवस्था भी काफी अलग है। सभी यूटीज का प्रशासन एक जैसा तो नहीं होता ना? एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था है, जबकि लद्दाख और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में नहीं है। ऐसा क्यों? आबादी और जरूरतों के हिसाब से? हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी की आबादी काफी बड़ी है, तो वहाँ स्थानीय प्रतिनिधित्व आवश्यक हो जाता है। वहीं चंडीगढ़ आकार में छोटा है, जहाँ सीधा केंद्रीय प्रशासन चलाना बेहतर होता है। दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जिक्र जरूर आएगा। इस नए कानून ने लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को दिल्ली असेंबली के ऊपर काफी डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है। सही कहा। और इसके पीछे तर्क ये है कि दिल्ली सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट स्थित हैं। तो इस नए कानून ने अफसरों के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के लिए एक नई अथॉरिटी भी तो बनाई है ना? हाँ, जिसे नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कहा जाता है। इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, पर आखिरी और अहम मामलों में केंद्र सरकार यानी एलजी का नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। और यूटीज में एक बहुत दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि जिन यूटीज में असेंबली होती है, वहां के चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर या एलजी नहीं। बिल्कुल। और एक और बात, यूटी से जुड़े सभी मामले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है। इससे स्पष्ट होता है कि आखिरी नियंत्रण केंद्र का ही है। अब ये सारे कानून और नीतियां जब बन जाती हैं, तो इनको लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। सुनने वालों में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि ब्यूरोक्रेसी जनता की भागीदारी का एक जरिया है, जबकि असल में ब्यूरोक्रेसी का मुख्य काम सार्वजनिक नीतियों को लागू करना है। मतलब चुने हुए नेता नीतियां बनाते हैं, दिशा तय करते हैं, पर उस दिशा में मशीनरी को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही का होता है। इसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। सरकार आए या जाए, ये ढांचा स्थायी रहता है ताकि देश का प्रशासन कभी ना रुके। और इस प्रशासन की सबसे अहम कड़ी होता है चीफ सेक्रेटरी। किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी वहां के चीफ मिनिस्टर का प्रमुख सलाहकार होता है। हाँ, इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता। ये चीफ मिनिस्टर के विश्वास पर निर्भर करते हैं, और ये हमेशा एक आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। व्यवस्था की तरफ देखें तो वहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद है। सीडीएस का पद काफी चर्चा में रहता है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर जरूर हैं, पर वो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ नहीं होते। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे लगा वो तीनों सेनाओं के बॉस होते हैं। ये आम गलतफहमी है। भारत में शुरुआत Welcome से back to ही Polity सेनाओं पर Podcast. Today असैनिक we're analyzing नियंत्रण को federalism. अपनाया Great. गया Let's start with the division of CDS का powers. The काम Union सीधे and Polity युद्ध Podcast. लड़ना Let's analyze या the UPSC operational trends. command Yes, the focus is देना on नहीं है। governance and amendments. Exactly, and तो landmark उनका Polity मुख्य काम Podcast. तालमेल Today we're बिठाना। analyzing federalism. Great. आर्मी, Let's start with the नेवी division of और powers. एयरफोर्स The के बीच Union and तालमेल Polity बिठाना Podcast. और Today रक्षा we're मंत्री को analyzing एक federalism. संयुक्त Great. Let's सैन्य start with the सलाह division देना। of powers. The Operational Union and command Let's break आज down the भी UPSC सेना prelims प्रमुखों paper. के पास Yes, ही the होती history है। section was particularly इस challenging गहरे this time. विश्लेषण More के बाद focus on सुनने Polity वालों Podcast. को ये Let's एहसास analyze the जरूर हो रहा UPSC होगा कि trends. ये Yes, the 50 focus is on तथ्य governance and सिर्फ किसी amendments. इम्तिहान के Exactly, लिए and नहीं landmark होते। podcast. इनको समझे Let's बिना analyze आप the देश की UPSC trends. डेमोक्रेटिक Yes, the व्यवस्था को focus is नहीं on समझ governance and सकते। amendments. अगर हम इस Exactly, and सबको landmark बड़े Polity पैमाने पर Podcast. देखें, Today we're तो analyzing separation federalism. of Great. Let's powers start with का the division of principle powers. बहुत The बारीकी Union से and दिखता State. है। Let's break down the चाहे वो UPSC prelims president और paper. PM के Yes, the बीच history हो section was या particularly center challenging states this के time. बीच। More focus on एक Modern proper Polity system Podcast. set Today किया we're गया है। analyzing हर जगह federalism. checks and Great. Let's balances start हैं, with the division of ताकि कोई powers. एक व्यक्ति या Union संस्था and पूरी state. तरह से हावी ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक ऐसे पॉइंट पर सोचना जरूरी
जरूरी है, जो Welcome to सच में Polity हैरान करता है। Podcast. Let's analyze the देखिए, UPSC 42nd trends. Yes, amendment the के focus तहत is on ये नियम governance है and कि amendments. Exactly, राष्ट्रपति and को landmark मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही पड़ेगी, वो बाध्य हैं। हाँ, ये तो क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है। पर तब क्या होता है अब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, एक हंग असेंबली हो जाए? तब तो कोई चुनी हुई सरकार या मंत्रिमंडल होता ही नहीं सलाह देने के लिए। वही तो। और ऐसे में वही राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उस नए प्रधानमंत्री को चुनता है, जिसे नियुक्ति से पहले बहुमत भी साबित नहीं करना पड़ता। तो जरा सोचिए, जिस राष्ट्रपति को सलाह से बांध दिया गया था, एक ऐसी स्थिति आती है जब देश की सबसे बड़ी ताकत अचानक से सिर्फ और सिर्फ उसी राष्ट्रपति के हाथों में और उनके निजी विवेक में आ जाती है। ये संविधान का एक बेहद दिलचस्प और अनलिखा हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान का संतुलन वक्त और स्थिति के हिसाब से कैसे बदलता है। सही में, ये लोकतंत्र का सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। तो इस आखिरी सोच के साथ इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। संविधान के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर समझने की यह चर्चा यहाँ संपन्न होती है। स्वागत है आज की इस विशेष गहन चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में जाएंगे जो हमारे देश की नींव से जुड़ा है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस तो बनाता है, लेकिन इसकी तकनीकी बातों में हम अक्सर उलझ जाते हैं। सही कहा। आज का हमारा मिशन भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की जटिलताओं को समझना है। ये समझना कि हमारी संसद और राज्य विधानमंडल वास्तव में कैसे काम करते हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही बेहतरीन सामग्री है। हाँ, आज की चर्चा के स्रोत कुछ बेहद महत्वपूर्ण और हाई यील्ड स्टडी नोट्स हैं, विशेष रूप से रिकॉल शीट PT04, जिसे इमेजेस के आधार पर वाजीराम एंड रवि, प्रीलिम्स कैंप 2026 और किंग मेकर 836 UPSC से जुड़ा हुआ बताया गया है। रॉ IQ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये नोट्स UPSC प्रीलिम्स रिवीजन के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य इन 50 हाई यील्ड फैक्ट्स का विश्लेषण करना है, ताकि कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति या छात्र ये समझ सके कि ये नियम केवल रटने के लिए नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हाँ, और ये जानना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इन भारी भरकम नियमों के पीछे की असली कहानी क्या है। मैं तैयार हूँ। ये एक बहुत बड़े शतरंज के खेल की तरह है, जहाँ हर नियम एक खास चाल है। तो शुरुआत करते हैं संसद की सदस्यता और चुनाव वाले हिस्से से। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसे RPA 51 भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही दिलचस्प नियम इन नोट्स में है। दोहरी सदस्यता वाला नियम ना? हाँ, वही। मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्य में विधायक है और फिर वो संसद का चुनाव भी जीत जाता है, तो नियम कहता है कि उसे 14 दिनों के भीतर अपने राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना ही होगा। बिल्कुल, उसे एक पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी संसद वाली नई सीट अपने आप खाली हो जाएगी। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सख्त नहीं लगता? सख्त है, लेकिन जरूरी है। आप इसे ऐसे देखिए कि आप एक ही समय में 2 अलग-अलग फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकते। अगर कोई नेता दोनों कुर्सियां रोक कर बैठ जाएगा, तो एक जगह की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये बात तो है। 14 दिन का समय देकर वो बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई डबल टिपिंग ना हो। एकदम सही। आपको चुनना ही होगा कि आप केंद्र में रहेंगे या राज्य में। अच्छा, कुर्सियां जाने की बात हो ही रही है, तो दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पर आते हैं। नोट्स बताते हैं कि कोई भी अयोग्य ठहराया गया सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। ये तो सीधी सी बात है। अगर आप अयोग्य हैं तो मंत्री पद का सवाल ही नहीं। लेकिन इसमें एक और नियम है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगर कोई मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो अयोग्य हो जाता है। मतलब 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर ली तो सीट बची रहेगी, लेकिन 6 महीने बाद की तो गई। ऐसा क्यों? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसका एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। हाँ। आप जरा सोचिए, ये मनोनीत सदस्य होते कौन हैं? जैसे कला या विज्ञान के क्षेत्र के दिग्गज। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर या मैरी कॉम जैसे लोग। हाँ। ये पक्के राजनेता नहीं होते, तो संविधान उन्हें एक 6 महीने का ब्रीदिंग पीरियड देता है। अच्छा। अगर आपको राजनीति में आना है और किसी विचारधारा से जुड़ना है तो 6 महीने में फैसला कर लीजिए। लेकिन अगर आप 6 महीने तक स्वतंत्र रहते हैं और फिर अचानक किसी पार्टी में जाते हैं तो इसे अवसरवाद या सौदेबाजी माना जा सकता है। इसलिए ये 6 महीने की डेडलाइन है। क्या बात है!
ये ग्रेस पीरियड वाला एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, दल बदल में पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर की भूमिका पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो तो सबसे ज्यादा विवादों में रहता है। नोट्स में लिखा है कि जब स्पीकर के पास दल बदल की कोई शिकायत जाती है तो उनके लिए फैसला सुनाने की कोई समय सीमा है ही नहीं। मतलब वो चाहें तो फाइल दबा कर बैठ जाएं। बिल्कुल बैठ सकते हैं, और यही इस कानून का सबसे बड़ा लूप होल माना जाता है। और न्यायपालिका का क्या कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? नहीं, जब तक स्पीकर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देते तब तक न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का बहुत ही अजीब उदाहरण हो गया, है ना? और इसी तरह विप सिस्टम को भी समझना जरूरी है। जैसे 3 लाइन विप सबसे सख्त होता है। हाँ, मैंने न्यूज में बहुत सुना है कि आज 3 लाइन विप जारी हुआ है। तो क्या विप का उल्लंघन करते ही सदस्य अपने आप अयोग्य हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई ऑटोमेटिक बटन नहीं है। विप का दरअसल कोई सीधा संवैधानिक आधार नहीं है। अगर कोई सदस्य विप तोड़ता है तो पार्टी को शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। मतलब पार्टी चाहे तो 15 दिन में माफ भी कर सकती है? वो भी दल बदल कानून के तहत नहीं आती। वाह, मतलब राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने पर विधायिकी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ वहां लागू नहीं होता। ये बारीकियां सच में हैरान करने वाली हैं। अब चूंकि हम स्पीकर की पावर की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए सदन की कार्यवाही पर आते हैं। मान लीजिए स्पीकर के ही खिलाफ उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो क्या उस दिन वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे पीठासीन नहीं हो सकते। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई अपने मामले में जज नहीं हो सकता। लेकिन नोट्स कहते हैं कि वो उस दिन सदन में मौजूद रह सकते हैं, बोल सकते हैं, और सबसे कमाल की बात कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में यानी पहली बार में वोट भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सामान्य दिनों में स्पीकर वोट नहीं डालते, वे सिर्फ टाई होने पर कास्टिंग वोट डालते हैं। हाँ, निर्णायक वोट। लेकिन जब खुद को हटाने का प्रस्ताव हो और वे पीठासीन नहीं है, तो वे आम सांसद की तरह अपना पहला वोट डाल सकते हैं। और अगर उस दिन वोट टाई हो गए तो वो कास्टिंग वोट नहीं डाल पाएंगे। ये व्यवस्था सच में बहुत स्मार्ट है। अच्छा, अगर हम भारत और यूके की व्यवस्था में स्पीकर की तुलना करें तो क्या अंतर है? अंतर बहुत बड़ा है। यूके में स्पीकर बनते ही व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ तो वो पार्टी का हिस्सा बने रहते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो भारत ने ब्रिटिश मॉडल लिया जरूर है, लेकिन अपनी राजनीतिक सच्चाइयों के हिसाब से उसे बदला है। और इसी संदर्भ में डिप्टी स्पीकर की स्थिति भी काफी रोचक है। मैं सोचता था कि डिप्टी स्पीकर के अधीन होता है। बिल्कुल नहीं। डिप्टी स्पीकर सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता। और वर्तमान 18वीं लोकसभा में तो कोई डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। हाँ, पद खाली है, और अगर कभी दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को पीठासीन होने के लिए नियुक्त करते हैं। ये तो हुई कुर्सियों की बात। अब सदन के अंदर के कामकाज पर आते हैं। नोट्स में सदन के पहले घंटे यानी प्रश्नकाल का जिक्र है। क्वेश्चन आवर। हाँ, इसमें तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये वो प्रश्न होते हैं जिनका मंत्री को सदन में खड़े होकर मौखिक रूप से जवाब देना होता है, और सबसे खास बात कि जवाब सुनने के बाद सदस्य तुरंत पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब तुरंत काउंटर सवाल। बिल्कुल, ये सरकार को जवाबदेह बनाने का बहुत सीधा तरीका है। एक और चीज जो न्यूज में अक्सर आती है, सदन की कार्रवाई को रोकना। यहाँ 2 शब्द हैं, सत्रावसान और अनिश्चित काल के लिए स्थगन। प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट, साइन डाई, इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कैसे समझे? अनिश्चित काल के लिए स्थगन का मतलब है बैठक को बिना अगली तारीख बताए रोक देना। ये काम स्पीकर करता है। और सत्रावसान? सत्रावसान का मतलब है पूरा का पूरा सत्र ही खत्म कर देना, जैसे मानसून सत्र खत्म, और ये घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम विधायी प्रक्रिया यानी बिल पास होने की प्रक्रिया पर आते हैं। हाँ, विधेयकों का व्यापकगत होना यानी लैप्स होना। लोगों को लगता है कि लोकसभा भंग हुई तो सारे बिल खत्म, लेकिन नोट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, कुछ बिल बच जाते हैं। जैसे जो बिल राज्यसभा में लंबित हैं लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुए हैं, वे खत्म नहीं होते क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और वे बिल भी जो दोनों सदनों से पास हो गए हैं लेकिन राष्ट्रपति ने लौटा दिए हैं, वो भी बचे रहते हैं। सही कहा। अच्छा, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल पर गतिरोध हो जाए, लड़ाई हो जाए,
तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग। लेकिन ये केवल साधारण और वित्तीय विधेयकों के लिए है, धन विधेयक या संविधान संशोधन के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। उनके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। और राज्यों में क्या होता है? क्या वहाँ विधानसभा और विधान परिषद के बीच संयुक्त बैठक होती है? यही तो एक बहुत बड़ा अंतर है। राज्य विधान मंडलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो अगर विधान परिषद बिल रोकना चाहे तो? विधान परिषद किसी बिल को अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकती है, 3 Welcome back महीने to Polity पहली बार Podcast. और Today 1 we're महीना analyzing दूसरी बार। federalism. Great. 4 Let's महीने start का with the speed division bump. of powers. The मतलब Union and राज्य Polity में Podcast. विधानसभा Let's ही analyze the सुप्रीम है। UPSC हाँ। trends. Yes, the focus is लेकिन on केंद्र governance में and amendments. राज्यसभा को Exactly, and हल्का नहीं landmark ले Polity सकते। Podcast. Today राज्यसभा we're की कुछ analyzing विशेष federalism. शक्तियां Great. हैं। Let's start with the division of शक्तियों की powers. तुलना The करें Union तो and राज्यसभा Polity के पास Podcast. क्या Today खास है? we're analyzing नई federalism. अखिल Great. Let's start भारतीय with the division सेवाओं of का powers. निर्माण। The Union and जैसे State. Let's break down the IAS या UPSC prelims IPS paper. जैसी कोई Yes, the नई history सर्विस section was बनानी हो, particularly तो challenging इसका this time. अधिकार More केवल focus on Polity राज्यसभा के Podcast. पास Let's है। analyze the अब थोड़े UPSC trends. प्रस्तावों Yes, the या focus motions is on की बात governance करते and हैं। amendments. Exactly, and अविश्वास landmark प्रस्ताव, Podcast. यानी Let's no analyze the confidence UPSC motion। trends. Yes, the इसे focus लाने is के on लिए कोई governance कारण and बताने की amendments. जरूरत नहीं Exactly, होती। and बिल्कुल landmark Polity बस Podcast. 50 Today we're सदस्यों का analyzing समर्थन federalism. चाहिए। Great. Let's और start अगर with the ये division पास of हो गया, powers. The तो पूरी Union and मंत्री State. Let's परिषद break को down the इस्तीफा देना UPSC पड़ता prelims है। paper. Yes, the सीधे history सरकार section गिर was जाती है। particularly challenging और this time. विशेष More focus अधिकार on Polity प्रस्ताव या Podcast. कटौती Today प्रस्ताव we're क्या है? analyzing federalism. विशेष Great. Let's अधिकार start with the प्रस्ताव division तब of आता है powers. The जब Union and मंत्री State गलत list. जानकारी दे दें, और कटौती प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन तब आता है जब Welcome to सदन Polity को लगे कि Podcast. बहस Let's analyze बहुत the हो गई, UPSC अब trends. सीधे Yes, the वोटिंग focus is कराओ। on governance इससे and एक amendments. महत्वपूर्ण सवाल Exactly, खड़ा and landmark होता है, judgments. सरकार का अपना खर्चा कैसे चलता है? इसके लिए हमें भारित व्यय यानी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर को समझना होगा। ये संचित निधि पर भारित होता है ना? हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं होती। वोटिंग नहीं होती, मतलब संसद इसे रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और ये व्यवस्था राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के लिए की गई है ताकि वे सरकार के दबाव से मुक्त रहें। लेकिन सांसदों और प्रधानमंत्री का वेतन? उनका वेतन इस पर भारित नहीं होता, उस पर बाकायदा वोटिंग होती है। ये तो बहुत ही संतुलित व्यवस्था है। अनुदानों की भी बात की गई है, जैसे एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट और आकस्मिकता निधि भी। हाँ, कंटिजेंसी फंड, जिसे वित्त सचिव राष्ट्रपति की ओर से संभालते हैं ताकि अचानक आई जरूरत के लिए पैसा तुरंत मिल सके। सही। अब वापस राज्यों पर चलते हैं। राज्य विधान परिषदों की संरचना का गणित बड़ा उलझा हुआ है। हाँ, वो 1/3 और 1/12 वाला गणित। मैं इसे डिकोड करता हूं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से आते हैं, 1/12 स्नातकों से, 1/12 शिक्षकों से और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और मजे की बात यह है कि संसद इन्हें किसी भी समय बना या हटा सकती है। हाँ, राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत वाले प्रस्ताव पर, और इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हमारी संसद इतनी ताकतवर है कि परिषदों को बना या बिगाड़ सकती है। क्या वो सर्वशक्तिमान है? इसका जवाब थोड़ा दार्शनिक है। भारतीय संसद पूरी तरह से संप्रभु यानी सॉवरेन नहीं है। यूके की संसद की तरह नहीं है। हाँ, यूके में संसद सुप्रीम है, लेकिन भारत में संसद एक लिखित संविधान की सीमाओं के भीतर काम करती है। परिसीमन या डिलिमिटेशन इसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। 42वें, 84वें और 87वें संशोधन ने परिसीमन पर रोक लगा दी। संसद अपनी मर्जी से रातों रात सीटों की संख्या नहीं बदल सकती। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। संसद राज्य सूची के विषयों पर तभी कानून बना सकती है जब खास शर्तें पूरी हों, जैसे राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस पर टिका है और विपक्ष के नेता का पद भी इसी संतुलन का हिस्सा है। हाँ, 1977 के कानून से विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओ, आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राजव्यवस्था केवल नियमों का पुलिंदा नहीं है, ये एक बेहद सोच समझकर बनाया गया जीवित तंत्र है। और ये ज्ञान केवल यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हर नियम के पीछे एक बहुत गहरी सोच है। जाते जाते मैं एक दिलचस्प बिंदु छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हमने चर्चा की कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है और संविधान से बंधी है, लेकिन जब किसी एक पार्टी के पास भारी बहुमत होता है और वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है या संविधान में आसानी से संशोधन कर सकती है, तो शक्ति का यह संतुलन वास्तव में कहाँ टिकता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या यह लिखित संविधान की जीत है या बहुमत की राजनीति की? मैं चाहूंगी कि सुनने वाले इस पर खुद विचार करें
और खोजबीन करें। सच में एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समेटते हैं। इन तथ्यों पर गौर करते रहिए और सिस्टम को समझते रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आज का विषय जो है वो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की नींव से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम भारतीय राज व्यवस्था, जिसे हम आम भाषा में इंडियन पॉलिटी कहते हैं, उसके 50 सबसे महत्वपूर्ण और उच्च उपज वाले तथ्यों पर बात करने वाले हैं। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज की इस चर्चा के हमारे स्रोत क्या हैं। हाँ, तो स्रोत है प्रीलिम्स कैंप 2026, वाजीरामन रवि जी, और 8 किंग मेकर, 836 यूपीएससी की रिकॉल शीट PT06। बिल्कुल, इन सभी बेहतरीन स्रोतों को मिलाकर हमने ये गहन चर्चा तैयार की है। और इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ कुछ तथ्यों को रटना या किसी परीक्षा के लिए बुलेट पॉइंट्स याद करना नहीं है। एकदम सही बात है। इसका असली मकसद ये समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर कागजों, कानूनों और अनुच्छेदों के बीच काम कैसे करता है। अब जो लोग सिस्टम की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके लिए ये चर्चा कई बंद दरवाजे खोलने वाली है। मैं तो यही कहूंगी कि जब हम इन अध्ययन सामग्रियों को देखते हैं तो पहली नज़र में ये सिर्फ नियम लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये उस विशाल मशीनरी का ब्लूप्रिंट बन जाते हैं जो 1.4 अरब लोगों के देश को एक सूत्र में बांधती है। संविधान की बारीकियां अक्सर बहुत नीरस लग सकती हैं। हाँ, पर असल में वे एक बहुत ही सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा हैं। आज हम उन हिस्सों पर रोशनी डालेंगे जो सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, संघवाद और केंद्र राज्य के बीच की रस्साकशी। इन दस्तावेजों में बार बार भारत को एक अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल ढांचा कहा गया है। हाँ, क्वासी फेडरल। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाता है कि केंद्र के पास राज्यों से ज्यादा शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ जो तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है संविधान का अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके अनुसार संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उनकी भौगोलिक सीमाएं बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है। ये कैसी व्यवस्था है? ये सचमुच भारतीय राजव्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये भारत के ढांचे को अमेरिका जैसे संघीय देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब? वहां केंद्र किसी राज्य की सीमाएं उसकी मर्जी के बिना नहीं बदल सकता। एकदम सही। लेकिन भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को ये शक्ति दी थी। तो ये संतुलन कैसे काम करता है? क्योंकि कागजों पर तो केंद्र बहुत हावी नजर आता है। इसके लिए हमें अनुच्छेद 258 और 258A को देखना होगा, जो शक्तियों के हस्तांतरण से जुड़े हैं। अच्छा। मान लीजिए केंद्र और राज्य को मिलकर कोई काम करना है। एक राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार को राज्य के कुछ कार्य सौंप सकता है। लेकिन ऐसा केवल केंद्र की सहमति से ही होता है, राइट? जी हाँ। वहीं दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति को संघ के कार्य किसी राज्य सरकार को सौंपने हो तो ये तभी संभव है जब वो राज्य इसके लिए सहमत हो। यानी केंद्र अपनी जिम्मेदारियां राज्यों पर जबरन नहीं थोप सकता। बिल्कुल। यहाँ संवाद और सहमति बहुत जरूरी है। ये एक अच्छा सुरक्षा कवच लगता है। लेकिन दस्तावेजों में एक शब्द और है जिसने मेरा ध्यान खींचा, असम्मित संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भारत में विविधता सिर्फ संस्कृति में नहीं बल्कि प्रशासन में भी है। असम्मित संघवाद का मतलब है कि शासन के ढांचे में सभी राज्य एक ही तराजू पर नहीं तौले जाते। सही कहा। उदाहरण के लिए दिल्ली और पुडुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी चुनी हुई विधायिका है, जबकि लक्षद्वीप या अंडमान में नहीं है। इसी तरह 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र हैं जहां आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन के नियम बिल्कुल अलग हैं। ये कोई खामी नहीं है बल्कि इस विशाल देश को एक साथ रखने की ताकत है। बिल्कुल। और ये विविधता विधायी नियंत्रण में भी स्पष्ट दिखती है। जैसे समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन टकराव होने पर संसद का कानून राज्य के कानूनों पर भारी पड़ता है।
और जो विषय इतने नए हैं कि वह किसी सूची में नहीं है, जिन्हें अवशिष्ट या रेसिड्यूरी शक्तियां कहते हैं, उन पर केवल संसद कानून बना सकती है। हाँ, और केंद्र राज्यों को कुछ बहुत ही विशेष मामलों में सीधे निर्देश भी दे सकता है, जैसे संचार के साधनों का रखरखाव या मातृभाषा में शिक्षा। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक अपवाद है। केंद्र सरकार राज्य के बाहर रेलवे सुरक्षा को लेकर राज्यों को निर्देश नहीं दे सकती। ये सच में एक बारीक रेखा है। अच्छा, वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो राज्य अपने खर्चे कैसे चलाते हैं? क्या वे सीधे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कर्ज ले सकते हैं? यहाँ नियम बहुत कड़े हैं। केंद्र सरकार देश और विदेश दोनों जगह से बेरोक-टोक उधार ले सकती है। लेकिन राज्य के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU हैं, वे द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उधार ले सकते हैं। पर सीधे राज्य सरकार की बात आए तो यदि कोई राज्य पहले से ही केंद्र का कर्जदार है, जो कि लगभग सभी राज्य हैं, तो उसे नया उधार लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेनी ही होगी। ये तो केंद्र को राज्यों के वित्त पर एक बहुत बड़ा नियंत्रण देता है। बिल्कुल। और इतने जटिल अधिकारों के बीच विवाद होना तो तय है। तो इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या व्यवस्था है? विवाद समाधान के लिए कई संस्थाएं हैं। एक अंतर्राज्य परिषद होती है, लेकिन ये केवल एक सलाहकार निकाय है। इसके फैसले बाध्यकारी नहीं होते? सही कहा। फिर क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स हैं, जो वैधानिक संस्थाएं हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। और नदियों के पानी के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं। जी। एक ऐतिहासिक संदर्भ ये भी है कि राजा मन्नार समिति ने अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म करने की सिफारिश की थी, ताकि राज्यों को अधिक शक्ति मिल सके। हालांकि उन्हें लागू नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं। संघवाद के इस पूरे ढांचे को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार तुलना दी गई है, लेयर केक और मार्बल केक। ये तुलना चीजों को बहुत आसान बना देती है। Welcome कल्पना back to कीजिए Polity एक Podcast. लेयर केक Today की, we're analyzing जिसमें परतें federalism. एक Great. दूसरे Let's start से with the बिल्कुल division of अलग हैं। powers. The अमेरिका Union का and Polity संघवाद कुछ Podcast. ऐसा Let's ही है। analyze the केंद्र UPSC और trends. राज्यों Yes, की the focus is शक्तियां on governance and अलग-अलग हैं। amendments. कल्पना Exactly, कीजिए and एक landmark मार्बल Polity केक की, Podcast. जिसमें Today we're analyzing वनीला और federalism. चॉकलेट Great. आपस Let's में start गुथे with the हुए division हैं। of powers. भारत The का Union मॉडल and इस Polity मार्बल केक Podcast. की तरह Today ही है। we're analyzing यहाँ ये federalism. Great. वाकई Let's start with the बहुत division of दिलचस्प हो जाता powers. है। The Union and मार्बल State. Let's केक break की down the इस UPSC जटिलता से prelims paper. निकलकर Yes, the अब history हम section उस was प्रक्रिया particularly की ओर challenging this बढ़ते time. हैं More जो focus on इस modern पूरे podcast. ढांचे को Let's चलाती analyze the है। UPSC चुनाव trends. Yes, the और focus is on राजनीतिक governance दल। and amendments. चुनाव एक Exactly, बहुत and बड़ा landmark विषय है। कोई भी podcast. पार्टी Let's analyze the मान्यता प्राप्त UPSC क्यों trends. होना Yes, the चाहती है? focus is on स्रोत के governance and अनुसार amendments. Exactly, पंजीकृत and पार्टी landmark होने Polity के कई podcast. फायदे हैं। Today we're उन्हें एक analyzing स्थायी federalism. चुनाव Great. चिन्ह Let's start with मिलता the है, division of टैक्स powers. The छूट Union मिलती है and State. Let's और break वे down the 20 UPSC स्टार prelims paper. प्रचारक रख Yes, the सकती history हैं। section और was कोई पार्टी particularly राष्ट्रीय challenging पार्टी this कैसे time. बनती More है? focus on modern Polity इसके लिए podcast. नियम Today बहुत we're स्पष्ट है। analyzing federalism. किसी भी Great. Let's start राजनीतिक with the दल को division of कम से powers. कम The 4 Union and राज्यों में State list. राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। Welcome to लेकिन Polity चुनाव podcast. प्रणाली में Let's analyze सबसे the ज्यादा UPSC ध्यान देने trends. वाली Yes, the बात focus is ये on है governance and कि amendments. वोट देने Exactly, का and अधिकार landmark किसे है judgments. और किसे नहीं। स्रोतों में जेल में बंद लोगों के अधिकारों को लेकर जो नियम हैं, वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी। इसे ऐसे समझिए, जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, वो लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जिन्हें केवल आशंका के आधार पर हिरासत में रखा गया है। सही। लेकिन जो विचाराधीन कैदी हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, वो चुनाव लड़ तो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। ये तो बहुत अजीब है। और जिन्हें अदालत ने दोषी करार दे दिया है, वो सजा पूरी करने के बाद भी अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विडंबना लगती है। एक व्यक्ति जिस पर दोष साबित नहीं हुआ है, वो चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। यही कानून की बारीकियां हैं। खैर, एब्सेंटी वोटर्स यानी अनुपस्थित मतदाताओं के बारे में क्या नियम है? 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और अधिकृत मीडियाकर्मी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकते हैं। लेकिन कोई कैबिनेट मंत्री इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। चुनाव से जुड़ा एक और चर्चित शब्द है नोटा। 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्या इसका कोई असली प्रभाव है? नोटा के वोट गिने जरूर जाते हैं, लेकिन वो चुनाव के नतीजे नहीं बदलते। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएं, तो भी दूसरे नंबर वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जी। और राज्यसभा के चुनाव में नोटा का विकल्प होता ही नहीं है। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है, लेकिन भ्रष्ट आचरण को लेकर नियम बहुत दिलचस्प हैं। चुनाव में उपहार देना भ्रष्ट आचरण है। लेकिन चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए झूठे वादे कानूनी तौर पर भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आते। ये सच में एक ऐसा तथ्य है जो चुनावी रैलियों की वास्तविकता को स्पष्ट कर देता है, और आदर्श आचरण संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। और चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर गौर करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।
और यदि आयोग के सदस्यों के बीच असहमति होती है तो फैसला बहुमत से होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कोई वीटो पावर नहीं होती। अब सत्ता के गलियारों से निकलकर रुख करते हैं जमीनी स्तर के लोकतंत्र का। पंचायतें और नगर पालिकाएं। सब में सबसे शक्तिशाली इकाई ग्राम सभा है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि केवल ग्राम सभा ही अपने द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द कर सकती है। पंचायत भी ग्राम सभा के प्रस्ताव को मनमाने ढंग से खारिज नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। और अगर कोई पंचायत अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो क्या नई पंचायत को पूरे 5 साल मिलते हैं? नहीं, यहीं पर नियम बहुत सख्त है। नई पंचायत केवल बचे हुए समय के लिए ही काम करती है। मान लीजिए पंचायत 4 साल बाद भंग हुई तो नई पंचायत सिर्फ 1 साल के लिए चुनी जाएगी। एकदम सही। और आरक्षण का ढांचा भी यहाँ स्पष्ट है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है पेसा एक्ट। ये क्या है? पैसा अधिनियम उन आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लाया गया था जहाँ की परंपराएं अलग हैं। इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च माना गया है। जैसे भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा से सलाह लेनी होगी। जी, और पंचायत को जो फंड मिलते हैं उनके उपयोग का प्रमाणन भी ग्राम सभा से ही प्राप्त करना होता है। प्रशासन चलाने के लिए गांव के स्तर पर पंचायत सचिव होता है। पटवारी जमीन के रिकॉर्ड रखता है और तहसीलदार भूमि राजस्व वसूली देखता है। शहरी निकायों के लिए भी महानगर योजना समिति होती है। शहरी निकायों के कार्यों में मलिन बस्ती सुधार तो शामिल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि शहरी प्रशासन में छावनी बोर्ड का क्या नियम है। छावनी बोर्ड सेना के क्षेत्र होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण नागरिक आबादी के आकार के आधार पर होता है, न कि सैनिकों की संख्या पर। और अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होती है। इसमें कोई चुनाव नहीं होता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इतने सारे नियम, इतने सारे अपवाद, ये हमें ले जाता है हमारे अगले और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, लोकतंत्र के पहरेदार। यानी वे संस्थाएं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि सब कुछ नियम से चले। भारत के महान्यायवादी का ही पद ले लीजिए। ये पद बहुत अनूठा है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, लेकिन इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जब केंद्र सरकार बदलती है तो स्थापित परंपरा के अनुसार महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं। और वे संसद की किसी भी कार्यवाही में बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। हाँ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की भूमिका भी बहुत अहम है। भारत का कैग ब्रिटेन के कैग से काफी अलग है ना? जी हाँ, ब्रिटेन में सरकार को पैसा निकालने के लिए कैग की मंजूरी लेनी होती है। लेकिन भारत में कैग का मुख्य काम पैसा खर्च हो जाने के बाद उसका ऑडिट करना है। इसे आप एक तरह का पोस्टमार्टम ऑडिट कह सकते हैं। और आरटीआई के तहत कैग एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में हमारी धारणा होती है कि सरकारी नौकरियों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। यूपीएससी केवल एक सलाहकार और भर्ती करने वाली संस्था है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए सरकार को यूपीएससी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जांच एजेंसियों का जाल और भी सूक्ष्म है, जैसे लोकपाल। लोकपाल के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्री भी आते हैं। लेकिन जब बात सीबीआई की आती है तो राज्यों की सहमति का मुद्दा बहुत गर्माता है। कई राज्य अक्सर सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले लेते हैं। लेकिन सहमति वापस लेने का प्रभाव रिट्रोएक्टिव नहीं होता। मतलब जो जांच पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। बिल्कुल, वो केवल भविष्य के नए मामलों को रोकता है। मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की सीमाएं भी स्पष्ट हैं। वे 1 साल से पुरानी घटनाओं की जांच नहीं कर सकते। इन संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष के नेता की भूमिका बहुत अहम बना दी गई है। चुनाव आयुक्त, सीबीआई निदेशक जैसी नियुक्तियों की चयन समितियों में विपक्ष का नेता शामिल होता है, ताकि नियुक्तियों में एक तरफा फैसला ना हो। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं। रिटायरमेंट के बाद इन पदों पर बैठे लोगों के लिए नियम सख्त हैं। यूपीएससी या एनएचआरसी के सदस्य रिटायरमेंट के बाद सरकारी रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कर व्यवस्था की बात करें तो कृषि आय पर कर पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। और आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण कर संस्था है जीएसटी परिषद। इसमें कोई नौकरशाह सदस्य नहीं होता है। यह विशुद्ध रूप से वित्त मंत्रियों का फोरम है। कुछ निकायों को विशिष्ट मंत्रालयों के अधीन रखा गया है, जैसे एनआईए और एनडीएमए,
दोनों गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो हमने जिन 50 तथ्यों पर बात की है वे केवल रटने वाले डेटा पॉइंट नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये उस विशाल मशीनरी का असली ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं है, बल्कि उसे हजारों नियमों और अपवादों के जरिए बांटा गया है। ये देखना अद्भुत है कि हमारा संविधान कितनी गहराई तक काम करता है, चाहे वो मार्बल के एक संगवाद हो या कैग का पोस्टमार्टम ऑडिट। व्यवस्था को संतुलित करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें हमारे समय की वास्तविकता से जोड़ता है। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल, समय के साथ बदलता है। लेकिन जरा सोचिए, आज हमने जिन भी नियमों, चुनाव की आचार संहिताओं और सीमाओं की चर्चा की, वे सभी एक भौतिक दुनिया को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड के लिए। मीडिया के एल्गोरिदम पर तय होते हैं और भौगोलिक सीमाओं का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। क्या ये पारंपरिक आचार संहिताएं भविष्य में अपनी प्रासंगिकता खो देंगी? ये तो बहुत ही गहरा सोचने वाला विषय है। क्या हमारे इस सदियों पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिजिटल अपडेट की जरूरत है? श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। इस गहन और ज्ञानवर्धक डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।